तो हमने अब तक केमिकल रिएक्शंस और एसिड बेसिस सॉल्ट्स दोनों केमिस्ट्री के चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे, ठीक से आपने सारे पॉइंट्स टैली कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर की, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स नॉन मेटल्स तो वैसे भी काफ़ी माइल्ड हो गया, मतलब कि उसमें से जो मेटलर्जिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन था वो तो हटा ही दिया गया है। तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बचा हुआ है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम कंपेयर करेंगे और उसमें एक्सेप्शंस देखेंगे कि कौन कौन से उसमें एक्सेप्शंस हैं जिनको हमें याद रखना है, भूलना नहीं है, जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा केमिकल रिएक्शंस है, तो मेटल के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें मेटल्स की रिएक्शंस डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ में हम बारी बारी से देखेंगे और उनमें भी जो हाईलाइटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखो आप कि वैसे जैसे हम पहले कर रहे थे, आई होप यू रिमेंबर कि आपको एनसीईआरटी अपना लेकर के बैठना है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, साथ में एक पेंसिल होना चाहिए, जो भी इम्पोर्टेंट बात हो ऐसा कि जिसको हमें नोट वर्दी हमें लगे हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, है ना, हम उसको अंडरलाइन कर देंगे या मार्क कर लेंगे, है ना। तो आप इस तैयारी के साथ में बैठें, ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा है, फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मैं बोल रहा हूँ आप सारी बातें सुनते रहें, यहाँ पे भी कोई चीज़ होगी तो मैं आपको बारी बारी से दिखा दूंगा। हम पहले से पढ़ते हैं छोटी क्लासेस से कि मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। हमें क्या करना है, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है और उनको कंपेयर करना है नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ में। वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ओनली इनिशियली। तो सबसे पहले देखें कि मेटल्स की प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टीज़ है। हम कहते हैं कि मेटल्स जो हैं दे आर मेलिएबल, दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स, दे आर डक्टाइल बिकॉज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, दे आर लस्ट्रस, उनका एक मेटालिक लस्टर होता है, एक चमक होती है उनके अंदर, दे आर सोनरस, दे कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हम पढ़ते आए हैं। इनसे अगर कंपेयर करें और इनमें कुछ खास बातें करें तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि मेलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स होते हैं, द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज़ गोल्ड, ये बात याद रखो। उसकी डक्टिलिटी के बारे में जैसा कि लिखा हुआ है हमारी बुक में कि 1 ग्राम गोल्ड कैन प्रोड्यूस 2 किलोमीटर ऑफ अ वायर। जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो हमें हाईलाइट कर लेनी चाहिए। तो you will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from just 1 gram of gold। ये बात याद रखनी है। तो gold is the most malleable, metals malleable ductile होते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। gold is the most malleable, ये बात याद रखने की है, क्या पता पूछ ली जाए, ठीक है। तो ये आपका हाईलाइटिंग पॉइंट हो गया। फिर हम कह रहे हैं कि गोल्ड जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हाँ। और हम कहते हैं कि उनमें एक मेटालिक लस्टर होता है, ऑल द फ्रेश कट सरफेसेस, वो एक लस्टर होता है उनके ऊपर, चमक होती है ना, तो दे आर लस्ट्रस। फिर हम कहते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, दे आर जनरली हार्ड, ठीक है, बट हार्डनेस मेटल टू मेटल डिपेंड करेगी। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर द एक्सेप्शंस, दे आर द मेटल्स विच आर नॉट हार्ड, विच कैन बी कट बाय नाइफ। तो इसलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 मेटल्स के बारे में हम ध्यान रखेंगे कि इनकी सरफेसेस हार्ड नहीं है। इनकी स्टेट की बात, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं, लेकिन वन एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एट द रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड। फिर हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है सीजियम एंड गैलियम। दे आर द मेटल्स विच कैन गेट मेल्ट ऑन योर पाम, यानी उनका मेल्टिंग पॉइंट आपके पाम से मिलने वाली हीट से भी कम है। कितना है, हम कहते हैं कि रिस्पेक्टिवली सीजियम एंड गैलियम हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट्स
28 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपकी पाम का टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे मेटल्स जिनको हम अपनी पाम पे रख दें और उससे वो पिघल जाए, दे आर सीजियम एंड गैलियम। एक्सेप्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम कहते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम जानते हैं सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज़ द सेकंड बेस्ट। एंड जो हम दूसरी बात करते हैं हीट की, तो वहाँ भी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट हमको दिखता है जिसमें हीट की कंडक्टिविटी दिखाई हुई है। आपने इसको कुछ एग्जाम्स में भी इस वाले डायग्राम को देखा होगा। सारे डायग्राम्स आप याद कर लें, अच्छे से उनकी लेबलिंग देख लें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। फिर हम कहते हैं कि जो एक्सेप्शंस हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट देयर आर some substances or some metals which are not as good conductors of heat. Lead and mercury are comparatively poor conductors of heat. Lead or mercury में भी lead is the poorest conductor of heat. Mercury is less conductor, लेकिन the worst conductor of heat amongst all the matter is lead. ये बात ध्यान रखना। Lead and mercury are the two metals जो उतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इनको कह रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस पे ध्यान दो, हर जगह एक्सेप्शन पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि वाई द मेटल्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स, कुकिंग वेयर, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, है ना। दे आर malleable, they are ductile, they are sonorous, they are lustrous, they are hard, they are solid, and they are good conductors of electricity as well as heat. फिर एक और पॉइंट आया हमारा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी। मेटल्स हैव टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी। मेटल्स की टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी होती है जनरली, लेकिन उसमें लिक्विड मेटल मर्क्यूरी इन्वॉल्व नहीं है। और उसके अलावा ऐसे मेटल्स भी, सोडियम जैसे, पोटेशियम और लिथियम जैसे, जिनको नाइफ से काटा जा सकता है, वो भी उतने अच्छे कंडक्टर ऑफ उतने अच्छे टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी वाले मेटल्स नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखें कि हमारे हाईलाइटिंग पॉइंट देखो, यहाँ पे ऐसा डायग्राम भी एग्जाम में कभी आता है तो ये कंडक्टिविटी दिखा रहा है। यहाँ पे बीच में कोई मेटल लगाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन दिखा रहे हैं। फिर एक और कुछ बातें देखो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन आपको याद रखनी है, जैसे टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी की मैंने बात की। उसके अलावा एक और बात है, दैट इज़ रिगार्डिंग द कलर ऑफ द मेटल्स। आप याद रखें कि जनरली द फ्रेश कट सर्फेसेस ऑफ all the metals are silver gray in color, but exceptions are gold and copper. Copper is reddish brown in color, gold is golden yellow. आप जानते ही हो गोल्ड का कलर कैसा होता है। तो गोल्ड और कॉपर जो है वो ऐसे मेटल्स हैं जो कि और दूसरे मेटल्स की तरह से कन्वेंशनली सिल्वर ग्रे कलर के नहीं होते। ठीक है, अब इनका कंपैरिजन अगर हम करें नॉन मेटल्स के साथ में, तो सबसे पहली बात तो नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं है, मेलिएबल नहीं है, दे आर रादर ब्रिटल इन नेचर, यानी उन पर अगर प्रेशर लगाया जाए, उनको हिट किया जाए तो वो बिखर जाते हैं। पाउडर बन जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं दे आर जनरली ब्रिटल इन नेचर, एक बात। दूसरी बात, सोनोरिटी उनमें बिल्कुल नहीं होती, दे आर नॉन सोनरस। लस्ट्रस जनरली नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन इज लस्ट्रस नॉन मेटल। फिर हम कहते हैं कि मेटल्स को हमने कहा था हार्ड, लेकिन नॉन मेटल्स जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है डायमंड, विच इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, डायमंड भी उसका एक फॉर्म है जिसको हम उसका एलोट्रॉप बोल रहे हैं। तो डायमंड इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ द एटॉमिक अरेंजमेंट इनसाइड देयर क्रिस्टल्स, कि जो डायमंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। दे आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द फाउंड इन नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ नॉन मेटल। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है हमारे नेचर का।
फिर हम और देखें स्टेट के बारे में बात करें, हमने कहा था मेटल्स को कि मेटल्स तो सॉलिड्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड्स भी है, लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी हैं यहाँ भी, लेकिन जो लिक्विड नॉन मेटल है वो एक ही है। लिक्विड नॉन मेटल जो है वो एक ही है, लिक्विड मेटल भी एक ही है। लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है, और मर्क्यूरी एक ही मेटल है जो लिक्विड है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में केवल एक ही मेटल होता है, एक ही नॉन मेटल होता है। ये सब बातें इंटरेस्टिंग है जो याद रखनी है, इन्होंने अलग से कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। और आगे हम बात करें और नीचे जाएं अगर, तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की बात आ रही थी मेटल्स के लिए। नॉन मेटल्स के लिए हम कहते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट द एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से वो जो कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब बातें जो हैं ये हम ध्यान रखें। नॉन मेटल्स के बारे में भी कुछ बात दिख रही है कि नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स लिखे हैं कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। डू नॉन मेटल्स हैव ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। हमने ये जो बातें करी हैं ये कंपैरिजन ही हो रहा है, हम जो बातें करते जा रहे हैं कंपैरिजन की बातें हैं। तो हमने अभी बताया कि ग्रेफाइट रिस्पेक्टिव ऑफ अ नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, वो उसका एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम याद रखेंगे। ठीक है, तो कलर की भी हम बात करें, टेंशन बेयरिंग कैपेसिटी तो नॉन मेटल्स में होती नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें उनके कलर की, तो नॉन मेटल्स आर मल्टी कलर्ड। आप देखेंगे सल्फर येलो कलर का होता है, आयोडीन के क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं, जो हमारा फॉस्फोरस है वो वाइट भी होता है, रेड भी होता है, हाँ, कार्बन ब्लैक होता है। ठीक है ना, तो दे आर बेसिकली। अच्छा, गैसेस की अगर हम बात करें, अब ये तो हम सब सॉलिड्स की बात करने लग गए, गैसेस की बात करें वो भी तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो नॉन मेटल्स हैं ये सब एक्चुअली कलरलेस, या मतलब कि हमको दिखाई भी नहीं पड़ते, तो इनको हम कलरलेस बोलते हैं, इनका कोई कलर नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कंपैरिजन हो रही है। अब याद जो रखने वाली बात है, एक्सेप्शंस सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, है ना। तो सिल्वर, ये मर्क्यूरी जो है दैट इज द ओनली लिक्विड मेटल। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। These two metals will melt if you keep them on your palm, ये बात हम कर चुके हैं। Iodine is a non-metal but it is lustrous. Carbon is a non-metal that can exist in different forms. Each form is called allotrope. Diamond, allotrope of carbon, is the hardest natural substance known and has a very high melting point. हम melting point, boiling point की बात कर रहे थे, तो diamond irrespective of being a non-metal has a higher melting point, very high melting point, more than 4000 डिग्री सेल्सियस उसका melting point है। Alkali metals, lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife. They have low densities and low melting points. Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. Most non-metals produce acidic oxides, ये बात हम पहले से भी जानते हैं, when dissolved in water. On the other hand, most metals give rise to basic oxides. This is the comparison between metals and non-metals. हाँ, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, इज अ लिक्विड, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मर्क्यूरी हो गया। कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, इसमें सोडियम हो गया, लिथियम और पोटेशियम भी हो सकता था। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट के बेस्ट कंडक्टर में हम कॉपर का नाम लिखते हैं। हाँ, सिल्वर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सिल्वर एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी में भी और हीट में भी बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंडक्टर मेटल है क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी होता है। डैश इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें आप लेड का नाम पहले लिखते हैं, मर्क्यूरी का उसके बाद लिखते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल
are the substances which can be beaten into sheets, and ductile the type of elements which can be drawn into wire. तो ये जो बातें हुई हैं ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बातें हुई हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करने के लिए आप सबसे पहले तो एक रिएक्टिविटी सीरीज बना लो. रिएक्टिविटी सीरीज अब तक सबको याद हो जाना चाहिए, है ना. तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या बनेगी, देखो कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड. लेड के नीचे हम हाइड्रोजन रख देते हैं, विच इज नॉन मेटल. क्यों रखा है हमने मेटल्स के बीच में एक नॉन मेटल को, जिससे कि हम कंपेयर कर सकें कि हाउ अ मेटल कोई हम ये देख सकें कि किस तरह से कोई मेटल हाइड्रोजन वाले और कंपाउंड से. हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स कौन हैं? हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स हैं वाटर और एसिड्स. ऑल द एसिड्स हैव हाइड्रोजन. तो किस तरह से कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है या एसिड से रिएक्शन करता है, ये हमको यहाँ पे पता चलने वाला है. तो इसलिए हाइड्रोजन रख दिया, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है. हम जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं मेटल के, तो बहुत सारी रिएक्शंस जो होती है उन्हें समझने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प लगती है. तो अब आप देखो कि इसमें रिएक्शन देखते हैं हम मेटल्स का. मेटल का रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ में मेटल का रिएक्शन, मेटल और ऑक्सीजन मिलकर के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है. अब ये रिएक्शन हम देख चुके हैं. मैग्नीशियम रिबन को जलाना, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें डेजलिंग वाइट फ्लेम होती है, वाइट कलर का रेजिड्यू बनता है, दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड इट इज बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आएंगे हमारे सामने. बाकी अदरवाइज वी कैन शो. सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो Na2O मेटल ऑक्साइड बनेगा. एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो Al2O3 बनेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी. ऐसे जिंक का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा. हम कह रहे हैं कि द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड. एक्सेप्शन क्या है कि they behave like acids with bases, और they behave like bases with acids. यानी ये एसिड और बेस दोनों के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं. इस तरह के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं. जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर. दे रिएक्ट विद एसिड. फॉर एग्जांपल हमने जिंक का एग्जांपल लेना है. जिंक ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है. और जब वो किसी बेस से रिएक्शन करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन, हालांकि ये कंपैरेटिवली स्लो रिएक्शन है, फिर भी रिएक्शन तो होता है. Na2ZNO2 दैट इज सोडियम जिंकेट प्लस वाटर. So it reacts with both. Amphoteric oxides react with both acids as well as base to form salt and water. यानी ये दोनों के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे सकता है. तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यही थी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किस तरह से मेटल्स की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. अब दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पे हमें दिखता है मेटल का रिएक्शन विद वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट. वाटर की रिएक्शन
मेटल्स के साथ देखने के लिए हमको रिएक्टिविटी सीरीज़ के पास जाना पड़ेगा। हम रिएक्टिविटी सीरीज से इसको रिवाइज कर लेंगे। द मोस्ट रिएक्टिव इनिशियल 4 मेटल्स, पोटेशियम से लेकर के और मैग्नीशियम तक, ये सब के सब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं। इनमें भी जो फर्स्ट 3 हैं वो केवल कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन कर लेते हैं, पानी गर्म भी नहीं करना पड़ता, ठंडे पानी से रिएक्शन होती है। मैंने कोल्ड रिएक्शन लिख दिया, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। हाँ, क्या रिएक्शन करेंगे? जैसे सोडियम का रिएक्शन हुआ कोल्ड वाटर के साथ में, यू डोंट रिक्वायर हीट टू बी गिवन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हमने ये रिएक्शन क्लास में भी देखी है। अरित्रा ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स जो कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी लोग आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, वीडियोस भी पड़े हुए हैं इसके। मेरा भी वीडियो इसमें एक्चुअली है, लेकिन शायद उसकी एक्सेस पता नहीं सबके लिए है कि नहीं है। सोडियम और वाटर का रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में वाटर बनता, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो आपको सबको पॉप साउंड तो ज़रूर याद होगा। फिर रिएक्शन अगर कैल्शियम की देखें, कैल्शियम वाटर के साथ में, ये भी कोल्ड वाटर के साथ में ही रिएक्शन कर रहा है, लेकिन इस रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन जो बनता है, हाइड्रोजन जो बनता है, वो क्योंकि उतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, इस वजह से ये पॉप साउंड के साथ जलता नहीं है, बल्कि ये गैस एज इट इज़ बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। बबल्स के फॉर्म में जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो अनरिएक्टेड पीसेस ऑफ कैल्शियम स्टिक विद द बबल्स एंड स्टार्ट फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ये स्पेशल चीज़ है, इसलिए इस बात को आप स्टार बना के याद रखेंगे। हाँ, कैल्शियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में। फिर देखो कि यहाँ पे, अच्छा हम तो वाटर की बात कर रहे थे ना, तो ये वाली चीज़ मैं बता रहा था। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, है ना। तो क्या होता है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल, तो वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएगी। मैग्नीशियम मेटल के साथ भी ऐसा ही होता है, जो कि मैग्नीशियम मेटल है, जो कि जस्ट बिलो कैल्शियम है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। हॉट वाटर के साथ में इसका रिएक्शन भी ऐसा ही होता है जैसा कि बाकी मेटल्स का दिखाई दे रहा है, यानी मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर, अभी वाटर लिक्विड फॉर्म में ही है, हॉट वाटर है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन है, हालांकि यहाँ पे पानी गर्म करना पड़ता है, दिस इज हॉट वाटर, जबकि बाकी ऊपर के तीनों केसेस में पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम में ठंडा पानी ही काफ़ी है, उससे ही रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, एक बात और ये ध्यान रखें कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम है वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि वो ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं, सो दैट इट कैन नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। फिर रिएक्टिविटी सीरीज में और नीचे आए तो जो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से लेकर के और लेड के ऊपर तक, यानी ये जो 4 मेटल्स हमको दिख रहे हैं, इसमें से टिन शायद आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और फिर टिन, ये सब एक्चुअली स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो आयरन का रिएक्शन हो रहा है गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, यानी
वाटर वेपर्स के साथ में या स्टीम के साथ में रिएक्शन हो रहा है, और स्टीम के साथ में रिएक्शन होकर के ये बनाता है Fe3O4। ये बात ध्यान रखें कि ये Fe2O3 नहीं बनता है, Fe3O4 बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जितने भी मेटल्स जो कि अब रिएक्शन करने वाले हैं, यानी मैग्नीशियम के नीचे वाले, वो सब अगर रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड ही बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। एंड प्रोडक्ट में ये फ़र्क आ गया, हालांकि हाइड्रोजन हर जगह इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई है कि किस तरह से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद कर लें। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, iron and zinc do not react either with cold or hot water, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen। ये वाली बात हमने अभी अभी देखी। Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all। किसी भी फॉर्म के साथ में वो रिएक्शन नहीं करते। याद रखें, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में लेड हाइड्रोजन के ऊपर है, उसके बावजूद लेड रिएक्शन नहीं कर रहा है वाटर के साथ में। नाउ मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ में, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन बनती है ना। ये बात हम पहले भी एसिड बेसिस की फर्स्ट रिएक्शन में कर चुके, तो नया कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं आपको नया कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। आपने आज ही वो वीडियो देखा है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाइट्रिक एसिड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It oxidizes the hydrogen produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxide, N2O या NO2 में से किसी भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इसको हाईलाइट कर लें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in the case of magnesium. The reaction was also the most exothermic in this case. The reactivity decreases in the order magnesium, aluminium, zinc and iron। ना, ये हमने यहाँ पर reactivity series में शो किया हुआ है। हाँ, क्या है? मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम से देखें तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये वाली सीक्वेंस वहाँ पर बताई हुई है। हालांकि हमें डायरेक्टली इससे कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल हम तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको नज़र से निकाल लो। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। The reaction was also the most exothermic in this case. The reactivity decreases in the order magnesium, aluminium, zinc and iron. In the case of copper, no bubbles were seen। इसका conclusion क्या है? This shows that copper does not react with dilute HCl। ना कॉपर, ना सिल्वर, ना मर्क्यूरी, जो भी नीचे है हाइड्रोजन से इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा वाटर के साथ में। अनदर नोट वर्दी थिंग, एक्वा रिजिया, कभी कभी कोई पूछ सकता है। रॉयल वाटर इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन अ रेशियो ऑफ 3:1। It can dissolve gold even though neither of these acid can do so alone। Aqua regia is highly corrosive fuming liquid। It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum। तो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को ये डिजॉल्व कर देता है, एक्वा रिजिया इसका नाम है। अब हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही बात हो गई जो हम पहले पढ़े थे, ये वाला डायग्राम। व्हेन अ मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अनदर मेटल बी, तो वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बना देता है, मेटल बी डिस्प्लेस हो जाता है। हाँ, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हमें दिखता है कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर, ये चार मेटल्स के जब हम सल्फेट बना करके उनकी रिएक्टिविटीज़ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है इन अ टेबुलर फॉर्म कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, जिंक इज़ सेकेंड नंबर, आयरन इज़ थर्ड नंबर एंड the copper is the least reactive amongst these
4। तो द रिएक्टिविटी सीरीज कम्स अप विद दिस, जैसा हमने दिखाया। हाँ, ये हमने सब कुछ वैसा ही लिखा है। यहाँ पे लेड और आयरन के बीच में हमने टिन लिख दिया है, ज़रूरी है उसको भी पता होना, हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन है ही। यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और जिंक के बीच में रादर कार्बन भी होता है, लेकिन फ़िलहाल हमको कार्बन की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कहाँ पर है। ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। तो यहाँ पे उस तरह की टेबल हमको दिखाई दे रही है जिसमें आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट दिखाए गए हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। हमें एक बात पहले से पता है कि नॉन मेटल्स और मेटल्स जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, व्हाइल नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। हाँ, इसलिए मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन जब होती है तब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल्स आर डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एक नेगेटिवली चार्ज नॉन मेटल आयन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होता है और कंबाइन हो जाता है। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि how with the help of electron dot cross structures we can show that how a particular compound like sodium chloride is formed। हाँ, सोडियम के पास में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 2 at 1। हम यहाँ पे डॉट और क्रॉस से केवल वो इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं, यानी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सोडियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्लोरीन को दे रहा है, उससे सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज और क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, और दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बन रहा है। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्सचेंज ऑफ electrons between sodium and chlorine. Sodium and chlorine ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic forces of attraction to exist as sodium chloride NaCl. It should be noted that sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ions. हाँ, कि सोडियम क्लोराइड जो है वो चार्ज्ड आयंस की ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के एग्रीगेशन की तरह से कंसीडर किया जा सकता है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी अपन अगर देखें मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर आप कंपोजिशन देखो तो आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम डॉट से 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं। ये अगर क्लोरीन से रिएक्शन करवानी है तो इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स टू 2 डिफरेंट क्लोरीन एटम्स, बिकॉज क्लोरीन एटम्स कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 क्लोरीन के एटम्स आएंगे और फिर इनके अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, इनके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, सोडियम मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ना, और जब ऐसा हो रहा है तो उसके बाद मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आ जाता है? Mg+2 डबल ई पॉजिटिव। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 8, तो ये स्टेबल है। क्लोरीन भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्रॉस से शो किए थे, अब एक डॉट लगा देंगे तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नीशियम ने क्लोरीन को दिया था। ऐसा करने वाले क्लोरीन के 2 एटम्स थे, तो इस ब्रैकेट के बाद 2 लगा देंगे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 7,
जो कि अभी ये ऐड होने के बाद 288 हो गया है ना। यहाँ पे 282 था, ये 287 था, जो अब 288 हो गया है। और इन दोनों के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक नया कंपाउंड बन गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कुछ इस तरह से, और आयनिक कंपाउंड्स इस तरह बनते हैं। द कंपाउंड्स formed in this manner by the transfer of electron from a metal to a non-metal are known as ionic compound। मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड को जो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आयन से बनते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, हम इनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। अब देखें मैग्नीशियम क्लोराइड में पूछ रहे हैं कि कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन। आप बताओ, कैटायन जो कि कैथोड पे जाए यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो वो तो मैग्नीशियम दिख रहा है Mg+2, एंड क्लोराइड आयन जो है वो एनायन है जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड में मिलता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और एक समझ लें, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वो क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलकर के बने हैं तो इसलिए वो बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि उस लिक्विड में आयंस होते हैं। हाँ, तो ये जो सोडियम क्लोराइड टाइप के जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सब वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी होगा ये। दे ऑलवेज डिज़ोल्व इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज उनके आयंस के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो ऑल ऑफ देम आर बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स आर electrolytes, they have very high melting point। electrolytes मतलब good conductors of electricity in their molten form, in their dissolved form। हाँ, ये चार प्रॉपर्टीज हमको याद रखनी है। मेटल की रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हम देख रहे हैं, सारे जितने भी डायग्राम हैं देखते जाओ। हाँ, सॉल्ट सैंपल को स्पैचुला पे रख करके गर्म कर रहे हैं, इधर क्या हो रहा है, इधर सॉल्ट सॉल्यूशन अंडर टेस्ट ट्यूब, ग्रेफाइट रॉड दिखाई हुई है। हाँ, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की आयनिक कंपाउंड्स के टेबल दी हुई है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मोर देन 1000। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड का भी उतना ही ज़्यादा है। लिथियम क्लोराइड समहाउ थोड़ा सा कम है। बॉइलिंग पॉइंट सबके बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। जहाँ भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला बॉन्ड मिलेगा। ठीक है ना। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई। ये चार चीज़ें हम याद रखें जो यहाँ पे लिखी हुई है अलग से। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम इनको जो बोल रहे हैं वो बात, एंड are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Melting and boiling point, ionic compounds have high melting and boiling points. This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. सॉल्युबिलिटी हम बात कर चुके हैं कि दे डिजॉल्व इन वाटर और एनी पोलर सॉल्वेंट, उसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन पेट्रोल। ये केरोसिन पेट्रोल में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. A solution of an ionic compound in water contains ions which move to the opposite charge electrodes
when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure. But ionic compounds conduct electricity in the molten state. This is because ये बहुत important बात चल रही है ना. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible. But ionic compounds conduct electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. Write the electron dot structure of sodium, oxygen and magnesium. प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कल बताएं. शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम पहले कर चुके हैं, इसको प्रैक्टिस करो. व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, इनमें कैसे आयंस बनते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आयंस के बारे में बताना है. एंड व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, चलो ये तो हो गया. व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बिकॉज उनके बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसे ब्रेक करने के लिए बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लगाना पड़ती है. इसके बाद ये आ जाता है अकरेंस ऑफ मेटल विच इज़ नॉट इन आवर सिलेबस. इसके नीचे कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमारे सिलेबस में नहीं है. ओर्स वगैरह ये सब, इस सबको भूल जाओ, छोड़ दो इसको. और जो इसके साथ ही हमारा मेटल नॉन मेटल का रिवीजन भी कंप्लीट होता है, जिसमें हमने दो चीज़ों की बात की, दो तरीके से हमने बात की. एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल मेटल के बीच का कंपैरिजन किया, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करी, और फिर फाइनली वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात हो जाती है तो हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि मेटल नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो होप यू हैव फाउंड दिस सेशन ऑल्सो यूजफुल. अगर कोई किसी तरह की अलग से क्वेरी हो तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी. थैंक यू.